नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने दी चुनौती, कहा कि भाजपा और अब मेरे पर करवा ले एफआईआर, मैं डरता नहीं और भाजपा के गुंडों में अगर दम है तो यात्रा रोक के दिखा दे, मैं रुकने वाला नहीं। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह बोले कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है कि किसकी बनेगी सरकार, डेमो में दिखाई वोटिंग की गड़बड़ी, जिसको देखकर भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस हॉट सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने की तैयारी हुई तेज, और जानिए कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा हलचल, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न देने को मजबूर हुए मोदी सरकार, तेजस्वी यादव ने बताया बड़ा कारण। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाखों कर्मचारियों को भाजपा ने दिया झटका, राज्य सरकार ने ओपीएस को कर दिया बंद और एनपीएस किया लागू। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान में भाजपा ने जो वादा किया था उसके विपरीत भाजपा काम कर रही है, और भजन लाल शर्मा की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों को ठगा है और एनपीएस लागू कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो है सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है और काम सचमुच कुछ भी नहीं कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भाजपा कितनी भी ताकत, कितनी भी जोर लगा ले, राहुल गांधी को रोकना मुमकिन नहीं है, तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मुझ पर और एफआईआर दर्ज कर ले असम पुलिस, मैं डरता नहीं, राहुल गांधी ने कर दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा को असम में लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राहुल गांधी ने असम की पुलिस को और प्राथमिकी दर्ज कराने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जितना संभव हो पुलिस उतने मामले दर्ज करे, इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं है। कांग्रेस सांसद ने पुराने सहयोगी और असम में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को भी आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी ने मूवी घोटाले और रिश्वतखोरी का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम हेमंत विश्व शर्मा पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और राहुल ने असम में बारपेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि भाजपा और आरएसएस मिलकर भी उन्हें डरा नहीं सकती है। गौरतलब है कि भीड़ को कथित तौर पर उकसाने के लिए गुवाहाटी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निशाना साधा है, और कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि सीएम शर्मा के अलावा पीएम मोदी और अमित शाह के भी दिल नफरत से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस असम की भाषा, संस्कृति और इतिहास को मिटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ असम को नागपुर से चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और असम की जनता उन्हें ऐसा करने से इजाजत नहीं देती है। असम में यही के लोगों का शासन होगा, और असम में मुख्यमंत्री ने दलित और पिछड़े वर्ग का जितना बड़ा अपमान किया है कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी दहाड़े और कहा है भाजपा को साफ साफ कि जितना मर्जी एफआईआर कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार कितने भी गुंडे उतार ले, कितना भी राहुल गांधी पे एफआईआर कर ले, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरीके से कंप्लीट होकर रहेगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है किसकी सरकार बनेगी, डेमो में दिखाए वोटिंग की गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में बुधवार को ईवीएम को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईवीएम से जुड़े कई सवाल किए और लाइव डेमो के जरिए वोटिंग गड़बड़ी का आरोप लगाया। डेमो में दिखाया कि वोटिंग किसी को दिया जाए, लेकिन वोट किसी और को चला जाता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 में ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ था, तब कर्मचारियों ने नाराजगी थी, बटन दबाओ वोट कह चला जाता था, पता नहीं लगता था। अधिकारी लोगों को संवैधानिक है, आखिर लोगों को पता लगना चाहिए कि वोट कहां जाता है। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के कई नेताओं ने इस पर अविश्वास जताया था। चर्चा हुई तो वीवीपैट मशीन आई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम का सारा काम
प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वहां सॉफ्टवेयर तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में यह सब तय करने का अधिकार दे दे क्या? पूरे प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना अधिकारी, ना ही कर्मचारी है। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले डाले वाला और सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। इस सब का मालिक अब सॉफ्टवेयर निर्माता है। तो दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री काल में टीएन शेषन साहब का जमाना देखा है और उस टाइम में ईवीएम नोटिस के लिए दिया गया था और कर्नाटक में जो है मोदी ने कहा था कि बजरंग की जय बोलो और कमल का बटन दबाओ, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कई बार मेरी बात पर आप लोग और मेरी पार्टी भी भरोसा नहीं करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम को लेकर के दिग्विजय सिंह ने फिर से उठा दिया बड़ा प्रश्न और साफ साफ कह दिया कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है कि किसकी बननी है सरकार। और आखिरकार मोदी जी को ईवीएम हटाने से डर लगता क्यों है? दोस्तों, आपको क्या लगता है ईवीएम हैक हो सकता है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस हॉट सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने की चर्चा हुई तेज। जानिए कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है हलचल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चले कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। ऐसे में आप सबकी नजर प्रत्याशी चयन को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड की वीआईपी सीट हरिद्वार की हो रही है। हरिद्वार से कांग्रेस का एक खेमा प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रहा है। ऐसे में हरिद्वार में टिकट को लेकर के चल रही दावेदारी एक नए मोड़ पर आ गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर के चल रही तैयारी तेज कर दी है। संगठन स्तर पर भी सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस बीच प्रत्याशियों की दावेदारी भी सामने आने लगी है। साथ ही किस सीट पर कौन मुख्य दावेदार हो सकता है, इसको लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हरिद्वार सीट की है और कांग्रेस के खेमा इस सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहता है, जिसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लड़ाने के बाद किसी तरह का विवाद नहीं होगा और सब एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तक हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की दावेदारी सामने आ चुकी है। दोनों ही इस सीट से प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि जिला अध्यक्षों की बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने प्रियंका गांधी को हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाना जाने की मांग उठाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि किस लोकसभा सीट से, हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने की चर्चा हो गई है तेज। और अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो वहां से भाजपा का हारना हो जाएगा तय। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव में पहले भारत रत्न देने को मजबूर हुए मोदी सरकार। तेजस्वी यादव ने बताया कारण। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने जननायक कर्पूरी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही यह फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हुई है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना की वजह से बीजेपी दबाव में आ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जयंती के मौके पर बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। हमें खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। राजनीतिक तौर पर इसका प्रभाव भी दिखाई देगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने यह फैसला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया है। यह महत्वपूर्ण है कि या नहीं, यह मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने यह रखता है कि हमारी मांग को पूरा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद जो आबादी की संख्या निकल कर आई
उसके बाद ही भारत सरकार को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि जातीय जनगणना के आंकड़े के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा 36% है। कर्पूरी ठाकुर को इसी वर्ग का मसीहा माना जाता है, ताकि पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था भी कर्पूरी ने ही लागू की थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न देने को मजबूर हुई मोदी सरकार, और बिहार ने यह काम करके दिखाया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यही चीज जो है और इसी से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और यहीं पे लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों कर्मचारियों को लगा झटका, राज्य सरकार ने ओपीएस बंद की और एनपीएस लागू की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ओपीएस को बंद करने का फैसला किया है। भाजपा की भजनलाल सरकार ने सरकार बनाने के कुछ समय के बाद ही राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को झटका दे दिया है। कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में ओपीएस लागू किया था। साथ ही चुनाव के दौरान यह आरोप भी लगाए थे कि भाजपा के आने के बाद ओपीएस बंद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में कर्मचारियों पर एनपीएस लागू किया है। सरकार ने कृषि विभाग में 25 सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों नियुक्ति दी है। इसे एनपीएस का जिक्र है और ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। कर्मचारियों को ओपीएस का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज विधानसभा सत्र में इसका जवाब दे सकती हैं कि ओपीएस का आगे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भजनलाल शर्मा ने बड़ा गेम खेल दिया है राजस्थान में, और राजस्थान की सरकार ने, भाजपा सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों को ठगते हुए लाखों कर्मचारियों को दे दिया है झटका, और राज्य सरकार ने जो है वो ओपीएस कर दिया है बंद और न्यू पेंशन स्कीम कर दिया है लागू, और यहाँ जो है कर्मचारियों को लग चुका है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एनपीएस इतना ही अच्छा है तो विधायक और सांसदों पर भी लागू होना चाहिए, सिर्फ कर्मचारियों पर ही क्यों? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 16 फरवरी को भारत बंद, राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान, किसानों से की यह अपील। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चलें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आगामी 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। उन्होंने किसानों और दुकानदारों से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन के मुद्दे उठाए जाएं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और भी बहुत सारे संगठन हैं। किसान 16 फरवरी को खेत में काम ना करें, दुकान को भी बंद रखने का अनुरोध किया है। इस एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन आदि मुद्दे उठाए जाएंगे। बीकेयू नेता ने कहा कि 16 फरवरी को भारत बंद है, उसमें बहुत से यूनियन शामिल हैं। इस दिन किसान भी अपने खेत में ना जाएं, एक दिन काम ना करें। पहले भी अमावस्या जब होती थी तो एक दिन का काम नहीं करते थे। 16 फरवरी किसान के लिए अमावस्या ही है। एग्रीकल्चर हड़ताल देश में रखे तो इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। राकेश टिकैत ने दुकानदारों से अपील की है कि वह दुकान ना खोलें। एक दिन किसान और मजदूर के नाम, इसमें बेरोजगारी, पेंशन, सरीखे मुद्दे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानदारों और किसानों से अपील है कि 16 फरवरी को खरीदारी ना करें। मुद्दे के बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी, गारंटी कानून, पेंशन, अग्निवीर, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट से भी कहा है कि एक दिन के लिए बंद रखें, अन्य संगठन भी इसमें शामिल हो। तो दोस्तों यहाँ पर 16 फरवरी को पूरे भारत बंद की अपील कर दी है राकेश टिकैत ने, और कर दिया है बड़ा ऐलान, जिसको लेकर के मोदी सरकार की उड़ जाएगी नींद, और 16 फरवरी को देश बंद करने का ऐलान कर दिया है राकेश टिकैत ने। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जैसा काला कानून देश में चल रहा है, ऐसा ही आंदोलन सबको मिलकर करना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेटर हुआ वायरल, चुनाव आयोग ने दे दी है सफाई। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि अप्रैल के मध्य में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखने दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय यानी कि सीआईओ चुनाव की तैयारी में जुट गया है। सीआईओ कार्यालय ने 16 जनवरी को दिल्ली के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें 16 अप्रैल मतदान की संभावित तिथि
बताई गई है। इस ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं और पत्र में दर्ज तिथि को लेकर के अब CIO कार्यालय द्वारा सफाई दी गई है कि इसे काल्पनिक बताया गया है। CIO कार्यालय ने कहा कि पत्र में लिखी गई तारीख काल्पनिक है और लोकसभा चुनाव की तिथि उच्च समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की जाएगी। पत्र में लिखा काल्पनिक तिथि से चुनाव के वास्तविक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी संख्या में विभिन्न गतिविधियों की योजना तैयार करना आवश्यक होता है और निर्वाचन आयोग ने ऐसा भी महत्वपूर्ण गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है और चुनाव से संबंधित सभी गतिविधि जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पत्र तेजी से हो रहा है वायरल, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने दे दी है सफाई, क्योंकि उस लेटर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं और उसमें चुनाव तक की तारीख लिखी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो इस लेटर को बताया गया है गलत, लेकिन ये सही है या गलत ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव, 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा मोदी सरकार को। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी को 100वीं जयंती है और केंद्र सरकार ने इससे एक दिन पहले उन्हें यह सम्मान देने का ऐलान किया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे PDA की जीत बताई है। उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा कि एक्स पर किए गए पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण के परंपरागत विरोधियों को भी मन मारकर अब PDA के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा है। PDA की एकता फलीभूत हो रही है। PDA हारेगा नहीं, NDA को हराएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि PDA एक साथ जुट हो, बहुजन सारे मिलकर एक साथ आए और मोदी सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा और मोदी सरकार इनके आगे झुक गई है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है, जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने साफ साफ बोला है कि 90% लोग जब तक एक साथ रहेंगे मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और ये जो लोग हैं ये सारे मिलकर लोकसभा चुनाव में सहयोग करेंगे तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 90% लोग जो है वो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद और इसी को देखते हुए ये जो भारत रत्न दिया जा रहा है वो मोदी सरकार का झुकाव हुई देखा जा रहा है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में राहुल गांधी के खिलाफ FIR होने पर भड़के अशोक गहलोत, बोला CM डरते हैं और पूरी भाजपा सरकार डरती है राहुल गांधी से। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस दिनों असम में है। यात्रा के अवरोधक तोड़कर गुवाहाटी में प्रवेश करने के बाद से असम में सियासी बवाल मच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही DGP को यह आदेश दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए। इसके बाद FIR दर्ज करा ली गई है। अब कांग्रेस नेता CM शर्मा के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मुख्यमंत्री ने FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। किसी भी CM को यह हक नहीं है कि वह पुलिस वालों को और अधिकारियों को FIR दर्ज कराने का निर्देश दे। तो दोस्तों, राजस्थान के पूर्व CM ने कहा कि CRPC के अंतर्गत यह काम HSO का होता है, तो तय करता है कि मामला में FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं। अगर मुख्यमंत्री निर्देश देने लग जाएंगे तो दुश्मनी निकालने के लिए किसी से भी कह देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत है और इस तरीके से हरकत करके भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, राहुल गांधी को नहीं डरा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के काफिले पर भारत जोड़ो
जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के गुंडे के हमला कर देने से या फिर राहुल गांधी पर फिर से एफआईआर कर देने से भाजपा को अगर लगता है कि राहुल गांधी को रोका जा सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा के लिए बन सकती है चुनौती इंडिया गठबंधन, और कई सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है भाजपा की उड़ा देगी नींद। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राज्य के विधानसभा चुनाव निपटाने के बाद अब पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मेवाड़ और बागड़ा की 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, क्योंकि भाजपा के गुंडे और भाजपा इसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।